बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। जनरल रिटायर आसिम सलीम बाजवा ने इस्तीफ़ा क्यों दिया, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इसके कुछ सादा जवाब आपके पास हैं, लेकिन इसको डिटेल में जाकर देखते हैं कि ये जनरल साहब हैं कौन, इनका बैकग्राउंड क्या है और किस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या कुछ किया है और इन पे एलिगेशन किस तरह के लगे और उसके बाद इनको क्यों रिज़ाइन करना पड़ गया है। ये बड़े सादा किस्म के सवालात हैं, लेकिन इनके जवाब बड़े कम्प्लेक्स हैं। नंबर एक तो ये है कि जनरल साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगे हुए चंद दिन हो गए हैं। अहमद नूरानी नाम का एक जर्नलिस्ट है जो सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी भी मांग चुका है और उसकी कुछ स्टोरीज जो है वो पहले भी कंट्रोवर्शियल रही हैं। उसने पाकिस्तान के बाहर से एक स्टोरी दी और उस स्टोरी के अंदर उसने इल्ज़ामात लगाए जनरल आसिम सलीम बाजवा पे कि उनकी एक पूरी एम्पायर है, उनकी फैमिली जो है उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, उसमें बेशुमार कंपनीज़ हैं, 100 के करीब कंपनियां उसने बता दी थी, लेकिन वो जनरल साहब कह रहे हैं कि 29 हैं। उनके बेटों, उनके भाइयों, उनकी वाइफ से मुतालिक बहुत बड़ी कारोबारी डिटेल्स जो हैं वो बताई आसिम सलीम बाजवा साहब के बारे में अहमद नूरानी ने अपनी रिपोर्ट में। अब जनरल साहब ने पहले इसका बड़ा छोटा सा जवाब दिया था, लेकिन उस जवाब के ऊपर लोग ये कह रहे थे कि ये काफ़ी नहीं है, आप डिटेल में जाएं। आज जनरल साहब ने उसका डिटेल के अंदर जवाब दिया और डिटेल में जवाब देने के बाद उन्होंने जवाबात देने का सिलसिला शुरू किया टीवी चैनल्स के ऊपर। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे बात कर रहे थे वो, और फिर बिलाखिर उन्होंने कहा कि मैं आज रिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ अपने एक ओहदे से जो उनका एक सियासी ओहदा है, वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी का। और बराए इंफॉर्मेशन यानी ये इससे मुताल्लिक है, उनका इतलात से मुताल्लिक है, तो उससे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया आसिम सलीम बाजवा साहब ने। इनकी जो तैनाती है मामले खुसूसी बराए इंफॉर्मेशन ये हुई थी 28 अप्रैल 2020 को, तो 4 माह लगभग ये रहे हैं इस ओहदे के ऊपर। तो 28 अप्रैल 2020 को इनकी तैनाती हुई और 4 माह के बाद आज इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। अच्छा, रिज़ाइन करने के पीछे जो वजह है उसको ज़रा टेक्निकली आप समझेंगे। इनके ऊपर जब इल्ज़ामात लगे, आसिम सलीम बाजवा साहब ने जवाब दिया कि जनाब मेरे ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात गलत हैं। फिर उनसे तफसीली जवाब मांगा गया तो उन्होंने तफसीली जवाब दिया, और जो तफसीली जवाब दिया उसमें उन्होंने कई सफ़े साथ शामिल किए। उन्होंने बताया कि मेरे बारे में जो चीज़ें बताई गई उस स्टोरी में उनमें बेशतर झूठ हैं। और एक सवाल वो आज बार बार पूछते रहे कि वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं अपने आप को पेश करूं और मेरा हिसाब किताब मुझसे लिया जाए, जहां जाकर मैं साबित करूं कि जो मेरे पास जायदाद है वो मेरी फैमिली की जायज़ जायदाद है और वो हमने किस तरीके से बनाई है। वो कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे मैं जाके मनी ट्रेल दूं कि जनाब ये पैसा हमने इस तरीके से बनाया और ऐसे ऐसे हमने कमाया। तो कोई प्लेटफॉर्म है नहीं, मुझे किसी ने बुलाया नहीं, ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कोई इंक्वायरी लगवाई, ना किसी अदालत में किसी ने उनके खिलाफ केस किया, ना एहतसाब के किसी इदारे ने उनको बुलाया। ये सोशल मीडिया की एक स्टोरी है और सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो मड स्लाइडिंग हो रही है, कीचड़ उछाला जा रहा है सोशल मीडिया पे, किसी और जगह पे नहीं हो रहा था। लेकिन इसमें संजीदगी तब आई जब मरियम नवाज साहिबा जब इस्लामाबाद में जाकर हाई कोर्ट में पेश हुई तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उनका स्टेटमेंट मुख्तलिफ अखबारात में छपा है। डॉन अखबार ने जो लिखा वो ये कहते हैं कि PMLN वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज ऑन ट्यूसडे सेड दैट द प्रोसेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ वन पर्सन वुड नॉट इफेक्ट द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर and asked CPEC chairman and special assistant to the Prime Minister of Pakistan on information retired Lieutenant General Asim Salim Bajwa to face the allegations against him। उन्होंने कहा कि एक आदमी के एहतसाब से CPEC को कोई नुकसान नहीं होगा, और आसिम सलीम बाजवा साहब को उन्होंने कहा कि वो अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात को जाकर फेस करें। यह मरियम नवाज साहिबा का मुतालबा था, मुस्लिम लीग नून की लीडर हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी एक ऐसा ही मुतालबा सामने रखा। इसके साथ साथ अपोजिशन ने यह ताना दिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कि आपका एहतसाब का जो बयानिया है या नैरेटिव है जिसके ऊपर आप इंतखाबात लड़के जीत कर आप वज़ीर आज़म बने हैं, वो कहाँ सो गया। अब आसिम सलीम बाजवा साहब की बारी आई तो अपोजिशन को ये लग रहा था, वो मिस जज कर गए, उनको ये लग रहा था कि आसिम सलीम बाजवा साहब क्योंकि एक रिटायर्ड जनरल है और जनरल बहुत ताकतवर होते हैं, ये फ़ौज है और इनको कौन छेड़ सकता है, इनको तो कोई पूछ ही नहीं सकता। और अगर इन्होंने गलत किया या सही किया या कुछ भी है, इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो गया, इल्ज़ामात लग गए, तो फिर इनको कौन पूछ सकता है या इनको ये क्यों ओहदा छोड़ेंगे। इनको लगता था कि हमारे कहने पे ना प्राइम मिनिस्टर इनको कहेंगे ना ये खुद ओहदा छोड़ेंगे।
अब ये थी वो इनकी असेसमेंट। लेकिन आसिम सलीम बाजवा साहब ने इसका जवाब देना शुरू किया। जब उन्होंने जवाब डिटेल के साथ दिया तो वो ये सवाल उठाते रहे कि मैं कहाँ पे जवाब दूं जाके, मुझे किसी ने बुलाया ही नहीं, कोई ऐसा फोरम बताएं जिसके ऊपर मैं जवाब दूं। मेरा सोशल मीडिया और मीडिया पे ट्रायल हो रहा है, तो मैं सोशल मीडिया और मीडिया पे ही जवाब दूंगा, और मैं कहाँ जाकर जवाब दूं। लेकिन जब बात नहीं बनी तो फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जो उनके पास पॉलिटिकल सीट थी, जो उनके पास सियासी ओहदा था, उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सी पैक का ओहदा उन्होंने अपने पास रख लिया, क्योंकि भारत को बिल्कुल पसंद नहीं है कि सी पैक के ओहदे के ऊपर आसिम सलीम बाजवा साहब मौजूद रहें, क्योंकि भारत के साथ इनकी एक पुरानी मुखालफत है। जब पाकिस्तान के अंदर भारत शोरिश कर रहा था, शरारतें कर रहा था, तो ये बलूचिस्तान में वहाँ कोर कमांडर भी रहे हैं। उसके अलावा ये DGISPR के तौर पे भी भारत को बहुत दफ़ा चैलेंज कर चुके हैं और उनकी बातों का मुंह तोड़ जवाब भी दे चुके हैं, ऑपरेशंस में भी रहे। तो जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब जनरल मुशर्रफ साहब के भी बहुत करीब थे एक दौर में, और उनके स्टाफ में भी रहे हैं, तो इनका बड़ा तजुर्बा है। और जब ये सी पैक पे काम कर रहे थे तो इस बात का इंडिया को पता था कि ये आदमी ऐसी कोऑर्डिनेशन रखेगा पाकिस्तान की फ़ौज और सी पैक अथॉरिटी के दरमियान कि ये मनसूबा कामयाबी की तरफ गामजन हो जाएगा। मेजर गौरव आर्या नाम का एक आदमी है, ये बहुत ज़्यादा कवरेजेस करता है, वहाँ पे भारत में बहुत मकबूल है, और ये वीलॉग्स करता है। जैसे मैं यहाँ आपके साथ बात कर रहा हूँ तो ये भी ये करते हैं। तो मेजर गौरव आर्या ने सबसे पहले वीडियो की थी आसिम सलीम बाजवा साहब के ख़िलाफ़, क्योंकि उनको सी पैक से बड़ा सीरियस मसला है और सी पैक को वो हर हालत में रोकना चाहते हैं, रूल बैक करना चाहते हैं। पाकिस्तान का माशी मुस्तकबिल इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो आसिम सलीम बाजवा साहब इसकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सीट के ऊपर मौजूद हैं, उन्होंने इसको नहीं छोड़ा। लेकिन उन्होंने छोड़ा कौन सा वाला ओहदा? उन्होंने एक पॉलिटिकल ओहदा, जो सियासी ओहदा था, वो छोड़ के प्राइम मिनिस्टर के लिए जो मुश्किलात पैदा हो रही थी वो दूर कर दी। यानी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कहा क्योंकि आपका मौक़िफ़ है कि जिस आदमी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगेगा वो आदमी इस्तीफा देगा, अपने आप को क्लियर करेगा, वापस आ जाएगा। तो आपका क्योंकि ये मौक़िफ़ है तो मैं आपके लिए चैलेंज नहीं बनना चाहता। प्राइम मिनिस्टर के लिए शायद ये बड़ा ऑकवर्ड होता है, बड़ा मुश्किल होता है कि वो आसिम सलीम बाजवा जैसे अहम आदमी को ये कहते कि जनाब आप रिज़ाइन कर दें, आपके ऊपर एलिगेशन लग गया है, आपके ऊपर इल्ज़ाम लग गया है। तो उन्होंने अज खुद ये फैसला किया कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को मज़ीद किसी मुसीबत में नहीं डालूंगा, ये जो मेरी पॉलिटिकल सीट है इसको मैं छोड़कर जा रहा हूँ। तो उन्होंने इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भिजवा दिया। नाउ डिपेंड्स ऑन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के वो क्या उसके ऊपर फैसला करते हैं, लेकिन फ़िलहाल एक इस्तीफ़ा जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भिजवा दिया गया और अब मावने खुसूसी बराए इतलात का ओहदा आसिम सलीम बाजवा साहब प्रैक्टिकली खुद से अपने तौर पे वो उसको छोड़ चुके हैं। अच्छा, आसिम सलीम बाजवा साहब जो हैं, ये जो दूसरा ओहदा इनके पास है, ये सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन हैं और ये ओहदा इनके पास नवंबर 2019 से है, लगभग 1 साल होने वाला है। और एक साल के अंदर बहुत काम हुआ है सी पैक के ऊपर। अगर मैं ये कहूँ कि दियामिर भाषा डैम के ऊपर जितना काम हुआ वो इनकी वजह से हुआ तो ये झूठ नहीं है। और अगर मैं ये कहूँ कि जो क्वाला के अंदर एक बहुत बड़ा डैम बन रहा है कश्मीर में, उस पर काम हुआ तो वो इनकी वजह से हुआ तो वो झूठ नहीं है। ये वो एरियाज़ हैं जिनको भारत मुतनाज़ बनाता है और यहाँ पे डैम्स नहीं बनने देता। चीन को कन्विंस करना, उनकी इन्वेस्टमेंट को लाना, यहाँ पे बड़े बड़े डैम्स बनाना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है सी पैक की, क्योंकि ये मनसूबे सी पैक के साथ जुड़े हुए हैं। सी पैक के दीगर मनसूबों पे काम हो रहा है, बलूचिस्तान तक काम हो रहा है, पिछली हुकूमतों में भी होता रहा है। तो आसिम सलीम बाजवा साहब को वैसे ही क्रेडिट जाता है जैसे क्रेडिट अयूब खान साहब को हम दे सकते हैं। सदर अयूब, उनके दौर में ये लिया गया था, ये जो गवादर का जजीरा है जो आज पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। उसके बाद आप क्रेडिट दे सकते हैं आने वाले हुक्मरानों को, नवाज शरीफ साहब को दे सकते हैं, एक दौर में जरदारी साहब के दौर में कुछ काम होता रहा। बहुत बड़ा क्रेडिट आप मुशर्रफ साहब को दे सकते हैं, उन्होंने सबसे पहले इस तरफ को इन्वेस्टमेंट और लोगों को भेजा और बहुत सारा काम उनके दौर में हुआ। तो ये अब आसिम सलीम बाजवा साहब भी उन लोगों में शामिल हैं जिनको आप क्रेडिट दे सकते हैं और उन्होंने भी बहुत काम करना है यहाँ पे। लिहाजा उन्होंने इससे इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि इससे इंडिया खुश होता और चाइना नाराज़ होता। चाइना ज़रूर नाराज़ होता है इसलिए कि उनकी एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन चल रही है आसिम सलीम बाजवा साहब से, और वो ये कहता है कि एक पॉलिटिकल मामले में आपने एक बंदे को हटा दिया जो हमारे साथ काम कर रहा था। तो पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन का इफेक्ट एक प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं होना चाहिए, इसलिए चीन की नाराज़गी से बचने के लिए और प्रोजेक्ट को महफूज बनाने के लिए और इंडिया की आरजू पूरी ना हो, इसके लिए आसिम सलीम बाजवा साहब उस कुर्सी के ऊपर बैठे हुए, अभी उन्होंने उसको नहीं छोड़ा। हाँ, लेकिन जिसको छोड़ा है वो होता है जो सियासी होता है, जिसके सियासी फ़ायदे हो सकते हैं। एक पॉलिटिकल टाइप का एक होता है जिसका उनको एक अलग तरह का फ़ायदा था,
और इमरान खान साहब को भी फ़ायदा था। वो ओहदा उन्होंने छोड़ दिया, इमरान खान साहब के लिए आसानी पैदा करी और अपोजिशन के लिए एक मुश्किल खड़ी कर दी है। वो ये कि अपोजिशन का ये कहना कि जनाब अपने आप को अकाउंटेबल करें, आके जवाब दें, लें उन्होंने कर दिया जी अकाउंटेबल। और अब वो कह रहे हैं ले लें मेरे से जवाब। अब जवाब कैसे लिया जा सकता है? इसके 3-4 तरीके। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान एक इंक्वायरी बिठा दें और उसमें कहें जी इनके सारे सवालों के जवाब आप चेक कर लें, अगर तो ठीक है तो फिर मैं इनको कंटिन्यू करने दूंगा और ये क्लियर हो जाएंगे। अब ये इंक्वायरी जो है वो कैबिनेट भी कर सकती है, ये इंक्वायरी जो है कैबिनेट कमेटी हो सकती है, ये पार्लियामेंट के अंदर एक कमेटी हो सकती है, मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग बैठ सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकती है इंक्वायरी। अच्छा, ये इंक्वायरी ऐसे भी हो सकती है कि कोई सो मोटो नोटिस लेने चेयरमैन नैब या कोई और इदारा, वहाँ पे इंक्वायरी हो जाए, ये सारा चेक हो जाए मामला, तो वहाँ भी चेक हो सकता है। अच्छा, ये इंक्वायरी एक और तरीके से भी हो सकती है। अपोजिशन अब हिम्मत करे, ज़रा जुर्रत का मुजाहरा करे और जाके आसिम सलीम बाजवा साहब के खिलाफ रिट फाइल करे अदालत के अंदर और वहाँ पे ये क्लेम करे कि आसिम सलीम बाजवा साहब को बुलाएं, ये जो सवालात हैं, क्योंकि उनके पास वो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, लिहाजा वो इन सवालात के जवाब दें। अब ये काम तो इन्होंने करना नहीं है। जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे, उनके खिलाफ पनामा का केस आया था तो इमरान खान साहब अदालत में गए थे। इसी तरह जब जरदारी साहब की हुकूमत थी तो अदालत में गए थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और राजा परवेज़ अशरफ साहब के खिलाफ ख्वाजा आसिफ साहब अदालत में। तो पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ अदालतों में जाते हैं। लेकिन अब आसिम सलीम बाजवा साहब के खिलाफ मुंह से कहने से तो कुछ नहीं होता। मरियम नवाज साहिबा को चाहिए कि अपने वकला की एक टीम तैयार करें, खुद पटिशनर बने और जाके आसिम सलीम बाजवा साहब के खिलाफ दरखास्त दें कि अदालत उनको बुला के सुने, ताकि पता चले कि इल्ज़ाम लगाने वाला कौन है और जवाब देने वाला कौन है। अगर तो मरियम नवाज साहिबा को या अपोजिशन को इस खबर के ऊपर या इसकी सच्चाई के ऊपर यकीन है तो जरा टेक्निकली आप समझिएगा, अगर तो इस खबर के ऊपर पूरा यकीन होता कि अहमद नूरानी ने जो लिखा सच लिखा, सच के सिवा कुछ नहीं लिखा, तो अपोजिशन को चाहिए कि वो अपने वकला के जरिए से अदालत में जाए और जाके चैलेंज कर दे और आसिम सलीम बाजवा साहब को और इमरान खान साहब को शर्मिंदा करे और ये कहे कि जनाब हम अगर एहतसाब के लिए अपने आप को पेश कर रहे हैं तो उनको भी पेश करना होगा। लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया। इसके 2 मतलब हो सकते हैं, या तो वो बुज़दिली दिखा रहे हैं, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करना चाहते हैं हमेशा की तरह, या उनको इस बात का पता है कि ये खबर झूठी है और ये अदालत में केस उड़ जाएगा। दोनों में से कोई एक बात है। अब जो भी है वो PMNN खुद फैसला करे या खुद वो अपना स्टेटमेंट दे सकती है। लेकिन एक चीज़ है कि आसिम सलीम बाजवा साहब ने अपने आप को दीवार पे लगाने की जो कोशिश की जा रही थी, उनको दीवार के साथ लगाने के लिए जो कोशिश हो रही थी, जो अपोजिशन कर रही थी, उनके मुखालिफ कर रहे थे या अपोजिशन के जो जर्नलिस्ट हैं वो कर रहे थे, उन्होंने किया ये कि उन सबको दीवार के साथ लगा दिया इस्तीफ़ा देने के बाद। और अब जो है वो जो चैलेंज उनको दरपेश था वो अब अपोजिशन को दरपेश है। तो इमरान खान साहब क्या डिसीजन करते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर तो इमरान खान साहब ने इस्तीफ़ा मंजूर किया तो ये कहा जाएगा कि ठीक किया और अपने उसूल के ऊपर खड़े रहे, लेकिन अगर मंजूर ना किया तो फिर अपोजिशन ज़रूर बोलेगी। वो ये कहेगी ये नूरा कुश्ती थी, ये आपस में मिले हुए हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उन्होंने कबूल नहीं किया, ये सब मिले हुए हैं। वो इस किस्म के स्टेटमेंट्स भी दे सकते हैं आने वाले वक्त में। लिहाजा खान साहब के लिए ये इस्तीफ़ा मंजूर करके इस मामले को किसी फोरम पे लाके और इसकी इंक्वायरी करवाना ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आसिम सलीम बाजवा साहब अपने आप को क्लियर करें, अपने कारोबार को जो है वो डिक्लेयर करवाएं कि जनाब ये मेरा लीगल कारोबार है, लीगल तरीकाकार है सारा और मैंने कुछ गलत नहीं किया, ताकि वो आएँ और आके दोबारा सर्व कर लें। ये है मामला सादा। लेकिन जो पॉलिटिक्स इसमें की गई, जो डर्टी पॉलिटिक्स की गई, उसमें देखें शुबा ये था कि इंडिया की ख्वाहिश की तकमील हो रही है इस खबर से भी और अपोजिशन के रवैये से भी। लेकिन अब मामला उससे बहुत आगे बढ़ गया है। आसिम सलीम बाजवा साहब के इस्तीफ़े ने बात आगे बढ़ा दी है, लेकिन अभी भी कुछ लोग इसमें से कुछ ढूंढ रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको हामिद मीर साहब का एक स्टेटमेंट थोड़ी देर पहले आया ट्विटर पे, उन्होंने ट्वीट किया हामिद मीर साहब ने, और वो ये कह रहे हैं कि ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ हामिद मीर साहब का जो ट्वीट है। हामिद मीर साहब अपने ट्वीट में कह रहे हैं कि आसिम सलीम बाजवा ने अपने खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात को गलत करार दिया और मावने खुसूसी बराए इत्तलाआत के ओहदे से इस्तीफ़ा भी दे दिया। अगर इल्ज़ामात गलत हैं तो इस्तीफ़ा क्यों दिया? एक ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया तो दूसरे ओहदे से क्यों नहीं दिया? तरदीद और इस्तीफ़ा साथ साथ, या तरदीद गलत या इस्तीफ़ा। यानी मीर साहब इसमें से भी कुछ निकाल रहे हैं कि किसी तरह से साबित किया जाए कि कंट्रोवर्सी जो है उसको वो कायम रखा जाए। तो ये मीर साहब का अपना एक स्टाइल है और नॉर्मली वो इस किस्म की खबरों में दिलचस्पी रखते हैं। बहरहाल मैं इसके ऊपर वो मज़ीद बात नहीं कर रहा, क्योंकि मीर साहब बड़े काबिल एहतराम और एक बड़े जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो मैंने एज इट इज़ आपके सामने रख दिया है।
अब आप आ जाएं इस बात के ऊपर कि दीगर जर्नलिस्ट क्या कह रहे हैं। कुछ इसमें दो राय बन गई है। जो जर्नलिस्ट हुकूमत के करीबतर हैं या इस सेटअप को दुरुस्त और बेहतर समझते हैं या इमरान खान को बेहतर आदमी समझते हैं, उनको लग रहा है कि इमरान खान साहब के लिए आसानी पैदा हुई है, आसिम सलीम बाजवा साहब ने रिज़ाइन किया है, ये उनकी एक बहुत बड़ी फतह है, मॉरल विक्ट्री है उनकी। जबकि दूसरी तरफ जो PMLN के या अपोजिशन के ग्रुप के अंदर जो जर्नलिस्ट हैं वो ये समझते हैं कि इसके अंदर से मज़ीद कुछ निकलना चाहिए और वो मज़ीद कुछ निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं। अच्छा, कुछ जर्नलिस्ट जो हैं वो अपने आप को न्यूट्रल रखने की कोशिश करते हैं, हालांकि इस दौर में बहुत मुश्किल हो जाता है कि सही और गलत के बीच में आप अपने आप को न्यूट्रल रख पाएँ। लेकिन कुछ जर्नलिस्ट हैं जो अपने आप को न्यूट्रल रखने की कोशिश करते हैं, उनकी अगर आप राय देखें तो वो इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये बड़ा बोल्ड और बड़ा ब्रेव, यानी एक बड़ा मुश्किल और एक बड़ा बहादुरी वाला फैसला है कि एक ओहदा आप यूं करके छोड़ दें और उसके बाद आप कहें कि मैं हाजिर हूं, मेरे से जहां मर्जी आप पूछगछ कर लें। तो अब अपोजिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अगर अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं तो किस जगह पे जाके वो रुजू करते हैं, कहाँ पे जाके वो दरख्वास्त देते हैं आसिम सलीम बाजवा साहब के खिलाफ। अब वो अपना टेस्ट भी देना कि वो कितने बहादुर हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।